हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से, कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। 1966 में ये आयोग बना था और 1964 में ये आयोग बना था और 1966 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसलिए कोठारी आयोग 1964 कहा जाता है या 64-66 भी कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा लॉर्ड मैकाले का, पीछे जो अभी हम पढ़ते आए हैं लॉर्ड मैकाले की, लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति, फिर लॉर्ड ऑकलैंड का शिक्षा नीति, उसके बाद वुड डिस्पैच पढ़ा हमने, वुड डिस्पैच के बाद हंटर आयोग पढ़ा, हंटर आयोग के बाद लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में योगदान पढ़ा। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 बनाया, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार अधिनियम बनाया, और जो राष्ट्रीय शिक्षा शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 था उसके अकॉर्डिंग कर्जन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1904। तो कर्जन के योगदान के बाद हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है स्वतंत्रता के बाद जो कमीशन है उसके अंतर्गत है कोठारी आयोग 1964-66 कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो आयोग आया था वो आया था विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कहा जाता है 1948-49 में आया था, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय आयोग आने के बाद 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालिया आयोग कहते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए उनके नाम पर इसको राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है, कहने का मतलब विश्वविद्यालय आयोग को। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो थे, इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालिया आयोग कहा जाता है, जो 52-53 में 52 में बना, 53 में इसने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन ये दोनों आयोग जैसे कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित इसने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इसने अपने कार्य को किया था और उससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। तो इन आयोगों के बाद भी भारतीय शिक्षा में जो वांछित आकांक्षाएं थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये दोनों आयोग एकांकित मतलब वो विश्वविद्यालय संबंधित था, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, और क्योंकि शिक्षा के एक ही पक्ष को ध्यान रखती। अतः भारत सरकार ने देश भर की शिक्षा के लिए एक समान शिक्षा नीति को, देश भर की शिक्षा के लिए एक समान शिक्षा नीति हो, उसको निश्चित करने के लिए 14 जुलाई 1964 कब 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, ध्यान रखिएगा, डीएस कोठारी का मतलब है दौलत सिंह कोठारी। 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डीएस कोठारी के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। हमने आप पीछे भी बताते चले आए हैं, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, ये सारे आयोग नाम अलग थे, लेकिन उनके अध्यक्ष के नाम पर उस आयोग का नाम पड़ गया। तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से कम जाना जाता है, यहाँ पर कोठारी कमीशन के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोठारी कमीशन 1964, कोठारी कमीशन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये आयोग बना कब? 14 जुलाई 1964। तो 14 जुलाई 1964 को डीएस कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्य, ध्यान रखिएगा इस आयोग में कितने सदस्य थे? 17 सदस्य। 17 सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं या कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर नाम है कोठारी कमीशन है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक नंबर का पूछता है कोठारी कमीशन को और किस नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या थे। जब आयोग बना तो किस लिए बना, उसका काम क्या था, उसका उद्देश्य, उसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो भारत सरकार ने आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य के संबंध में घोषणा की। क्या बात कही कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, मतलब शिक्षा का एक जो राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए उसको, और उसके सभी स्तर एवं पक्षों के संबंध में, सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के संबंध में सुझाव देगा। मतलब हर एक स्तर की शिक्षा के संबंध में क्या नीति होनी चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसके संबंध में सुझाव देगा। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप कैसा हो और प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के संबंध में उसके सिद्धांत कैसे होने चाहिए, उसके संबंध में नीति कैसी होनी चाहिए, इन सब के संबंध में सुझाव देगा। अतः इस प्रकार से इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्षेत्र इसके निर्धारित किए गए हैं। ये मुख्यतः 4 कार्यक्षेत्र हैं। देखिए, तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुष्ठुता अध्ययन करना, ध्यान रखिएगा, जो तत्कालीन शिक्षा प्रणाली है वो विश्वविद्यालय के द्वारा भी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा भी है, वो दोनों का अपना अलग अलग स्तर है, लेकिन यहाँ सभी स्तरों पर इनको सुझाव देना है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी भी स्तर की शिक्षा हो, सभी स्तरों पर शिक्षा देनी है। तो मतलब सुझाव देने हैं, इनको अध्ययन करके। तो वही कहा गया कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का सूचना अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर की हो, चाहे वो उच्च स्तर की हो, चाहे वो व्यवसायिक शिक्षा हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा हो, चाहे पिछड़े वर्ग की शिक्षा हो, चाहे वो मुसलमानों की शिक्षा हो, चाहे वो जन शिक्षा हो, शिक्षा के हर क्षेत्र का सुष्ठुतम अध्ययन करना है तथा उसमें व्याप्त असंतोष के कारण, उसमें जो व्याप्त असंतोष है, जो रोष है, जिससे लोग खुश नहीं है, उसका कारण जानना कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण लोग उससे खुश नहीं है, और उसके निवारण हेतु सुझाव भी देने हैं कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष है, और उस दोष का क्या कारण है तथा उसको कारण के निवारण के लिए क्या सुझाव है, वो देगा। साथ साथ पूरे देश के लिए शिक्षा का आयोजन और प्रशासन संबंधी नीति विकसित करना, कि मतलब पूरे देश में किस प्रकार की शिक्षा लागू की जाए, कैसे शिक्षा को प्रशासित किया जाए, उसके लिए एक नीति बनाना है और उस संबंध में सरकार को सुझाव देना है। पूरे देश में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू हो, किस प्रकार की शिक्षा प्रशासन लागू हो, उसके लिए एक नीति बनाकर सरकार को सुझाव देना है, इसका दूसरा। और साथ साथ पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करना या प्रस्तावित करना। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अलग चल रही है, बंगाल में अलग चल रही है, महाराष्ट्र में अलग चल रही है, सब में एक समान शिक्षा प्रणाली चलेगी। वही कह रहा है, पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, ये इसका कार्य है। साथ साथ पूरे देश में हर प्रकार एवं हर स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता सुधार के उपाय की खोज करना है, सुझाव देना। पूरे देश में हर प्रकार की शिक्षा, हर स्तर की शिक्षा के प्रसार मतलब उसको बढ़ावे के लिए तथा उसमें गुणात्मक सुधार के लिए नीति बनाना और उसके प्रति सुझाव देना, उपाय खोजना और उसके प्रति सुझाव देना, ये इसके कार्य क्षेत्र। तो आयोग कैसे बना, तो आयोग के कार्य क्षेत्र क्या रहे, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं आयोग का प्रतिवेदन। अब बात करते हैं आयोग के प्रतिवेदन की। तो आयोग ने के जो कार्य क्षेत्र निश्चित किए गए थे, उन कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपना कार्य करने के लिए 2 विधियों का अनुसरण किया। एक था साक्षात्कार और निरीक्षण, साक्षात्कार के लिए दूसरी थी प्रश्नावली।
निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए उन्होंने कार्यकालिक दलों का संगठन बनाया, कार्यकालिक दल बनाए और कार्यकालिक दलों ने विभिन्न प्रांतों में जाकर विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया। वहां के छात्रों से, अध्यापकों से, प्राध्यापकों से का साक्षात्कार किया, उनसे बातें की, उनके वर्तमान शिक्षा के संबंध में जाना, क्या चल रहा है और क्या सुधार के लिए क्या सुझाव है। साथ साथ विभिन्न शिक्षा बोर्डों से मिलकर वर्तमान शिक्षा के संबंध में उनके विचारों को भी जाना तथा उनसे सुझाव लिए और उसके बाद इन सभी सुझावों को क्या किया, लेखबद्ध किया। साथ साथ दूसरी विधि जो अपनाई, प्रश्नावली के लिए वर्तमान शिक्षा से संबंधित समस्याओं, उसके निवारण आदि से संबंधित एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की, एक बड़ी सी प्रश्नावली तैयार की और उसको देश के विभिन्न शिक्षाविदों के पास या शिक्षा के जानकारों के पास 5000 लोगों के पास भेजा। शिक्षा संबंधित कितने लोगों के पास? 5000 लोगों के पास भेजा, जिसमें से 2400 लोगों ने, कितने लोगों ने? 2400 लोगों ने पढ़कर वापस किया, मतलब उस प्रश्नावली का जवाब दिया और फिर आयोग ने उस प्रश्नावली से जो प्राप्त उत्तर थे उसका एक सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। फिर आयोग ने दोनों विधियों से प्राप्त सुझावों का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन, कितने तारीख को? 29 जून 1966 और ये बना कितने तारीख को था? 14 जुलाई 1964। आयोग बना 64 को और लगभग 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष से कम ही समय थोड़ा लगा, 2 वर्ष बाद 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन, जिसका नाम उन्होंने रखा था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, क्या रखा? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, अपने प्रतिवेदन का नाम भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। अगर ये प्रतिवेदन देखा जाए तो ये प्रतिवेदन 3 खंडों में विभाजित था और लगभग 692 पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज था। कितने पृष्ठों का? 692 पृष्ठों। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है थोड़ा सा कि किन विधियों द्वारा उन्होंने अपने, मतलब कोठारी कमीशन ने अपने कार्य किन विधियों द्वारा किया या डेटा किन विधियों द्वारा प्राप्त किया। तो निरीक्षण और साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि द्वारा उन्होंने अपना डेटा प्राप्त किया। अगर इसके मुख्य सुझाव के बारे में देखा जाए तो आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन करके उसके संबंध में अपने सुझाव दिए थे, मतलब तत्कालीन जो भारतीय शिक्षा थी उसका समग्र रूप से पूरी तरह से अध्ययन करके अपने सुझाव दिए थे और उनकी आयोग की जो मूल धारणा थी कि किसी भी राज्य के विकास का आधार शिक्षा है। उन्होंने इसलिए कहा कि शिक्षा राज्य के विकास का मूल आधार है। क्या है? शिक्षा राज्य के विकास का मूल आधार है और उन्हें अपने प्रतिवेदन का शुभारंभ इस वाक्य से किया। ये वाक्य बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, डीएलएड के 1 नंबर के आप सवाल में देखेंगे तो ये वाक्य पूछा गया है। साथ साथ कंपटीशन में भी ये पूछा जाने वाला है वाक्य। ये देश के भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसने कहा था? तो कोठारी कमीशन ने कहा था कि देश का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इसी वाक्य के साथ उन्होंने अपना प्रतिवेदन शुभारंभ किया था या शुरुआत की थी अपने प्रतिवेदन का कि देश के भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये याद रखना किसने कहा है, ये 1 नंबर का पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ अब बात करते हैं सुझाव में। सबसे पहले शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य या उद्देश्य, उन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होना चाहिए या शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उससे कार्य संबंधी सुझाव के बारे में बताया। उसके लिए ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना, जैसे अभी नीचे ने यहाँ बताया, और उसने राष्ट्र के परिवेश में शिक्षा के 5 उद्देश्य या लक्ष्य निश्चित किए, जिसको हम पंचमुखी कार्यक्रम कहते हैं। 5 लक्ष्य निश्चित किए या 5 उद्देश्य निश्चित किए किसी भी राज्य
में शिक्षा के विकास के लिए क्या चीज, पंचमुखी कार्यक्रम। ये बहुत पूछा जाता है, पंचमुखी कार्यक्रम क्या है, पंचमुखी कार्यक्रम बताइए। 1 नंबर और 2 नंबर के डीएलएड क्वेश्चन में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचमुखी कार्यक्रम पांचों क्या, 5 कार्यक्रम क्या, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ही पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है पंचमुखी कार्यक्रम। साथ साथ जहां पर भी शिक्षा से संबंधित इसका सिलेबस होगा वहां पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचमुखी कार्यक्रम पांचों आपको याद होना चाहिए, वो पांचों हेडिंग अभी बता रहे हैं। इसके बाद पांचों नाम आपको याद है। पंचमुखी कार्यक्रम की संजाति जिसमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए मार्ग बताया गया कि प्रत्येक लक्ष्य, 5 लक्ष्य जो बताए हैं जिसको पंचमुखी कार्यक्रम हम कहते हैं, उन 5 लक्ष्यों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उन 5 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग बताए कि इन मार्गों से चलकर इन 5 लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो देखते हैं कि वो 5 पंचमुखी कार्यक्रम हैं। शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम, शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य या कार्य संबंधी सुझाव के अंतर्गत था शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम। ये पंचमुखी कार्यक्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके डीएलएड में। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो ये 5 नाम आपको लिख लेना, ये 5 नाम आपको याद होने जरूरी है। 2 नंबर में पूछता है तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिखनी है। हमने कहा था 5 पंचमुखी कार्यक्रम बताए हैं और 5 को प्राप्त करने के तरीके बताए हैं, क्या करके इन 5 कार्यक्रमों को या 5 बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज है, सब बात करते हैं। सबसे पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। कठिन नहीं है, 5 को याद कर लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, मान के चलिएगा, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में। तो शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्शन में वृद्धि हो। उसके लिए क्या बताया कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। क्या किया जाए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का अनिवार्य कर दिया जाए। कार्य अनुभव शिक्षा को विद्यालय शिक्षा में अनिवार्य कर दिया जाए। वर्क एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव करके सीखने वाला, कोई चीज बनाने वाला, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित हम कहते हैं, जिसको एसयूपीडब्ल्यू के अंतर्गत हम कहते हैं। कार्य अनुभव एसयूपीडब्ल्यू आपको पढ़ाया गया होगा। सो एसयूपीडब्ल्यू के अंतर्गत एसयूपीडब्ल्यू को ही कार्य अनुभव कहते हैं हिंदी। तो वही कार्य अनुभव विद्यालय शिक्षा में अनिवार्य है। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, अगर उसका पूरा फॉर्म देखा जाए, SUPW सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, या जिसको कहें कार्य अनुभव, तो उस शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को व्यवहार परक बनाए, व्यवसाय परक बनाया जाए। अर्थात बालक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये ना रहे बेरोजगार रहे, कुछ न कुछ व्यवसाय वो करके अपना जीवन यापन कर सकते। साथ साथ उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान तकनीकी पर जोर दिया जाए, साथ साथ शोध कार्यों पर भी जोर दिया जाए। ठीक है, कृषि विज्ञान तकनीक और शोध कार्यों में क्या किया जाए, जोर दिया जाए। तो इनके द्वारा हम शिक्षा की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ देखिए ज्ञान करने में एकदम सिंपल से उत्पादकता में वृद्धि। अब यहाँ से क्या है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, आधुनिकीकरण करना, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में, ये सब राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्य और आधुनिकीकरण करना, ये 3 तो एक जैसे, ये 2 थोड़ा सा अलग है बस। तो क्या था, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। शिक्षा द्वारा जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता है उसको सुदृढ़ करा जाए। इसके लिए सबके लिए शिक्षा हो, शिक्षा आर्थिक के आधार पर न हो, योग्यता के आधार पर शिक्षा में प्रवेश हो या शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि जिसके पास धन है वो कोई भी शिक्षा ग्रहण कर ले, नहीं, जिसके पास योग्यता है वही कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। धन के आधार पर नहीं कि मेरे पास धन है तो हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, चलो मेडिकल कर लेंगे, नहीं,
आपके पास योग्यता है तो आप मेडिकल कर पाएंगे, इंजीनियरिंग कर पाएंगे या कोई चीज कर पाएंगे। तो वो है कि योग्यता के आधार पर शिक्षा। सभी स्तर पर समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा कार्य अनिवार्य है। शिक्षा के सभी स्तर, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च स्तर हो, सभी स्तर पर राष्ट्र एवं समाज सेवा का कार्य अनिवार्य किया जाए। साथ साथ विद्यालय कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता से संबंधित विद्यालय कार्यक्रम आयोजित किए जाए। जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या कोई और कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में, तो वहां राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तथा हिंदी भाषा का विकास किया जाए। इसके द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाया जाए। शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्य मतलब किसी के साथ भेदभाव न करना, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर, सबको समान अधिकार होना, सब अपनी बातों को कह सकना, तो उसको क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक मूल्य। तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। साथ साथ भेदभाव रहित शिक्षा हो। अभी हमने कहा ना, ये ना हो कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इनको शिक्षा दी गई, इनका नहीं। तो अगर ये ऐसा होगा तो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं होगा। लोकतांत्रिक मूल्य में आप अपनी बातों को कह सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो वही चीज भेदभाव रहित शिक्षा हो। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए, विद्यालय कार्यक्रमों, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो। मतलब छोटे बच्चों की शिक्षा साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो, जिससे सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, किसी प्रकार का भेदभाव न। फिर शिक्षा द्वारा राष्ट्र को आधुनिकीकरण बनाना, मतलब शिक्षा द्वारा राष्ट्र आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े, इसके लिए शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उच्च स्तर पर विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी जाए। बच्चों में स्वतंत्र चिंतन का विकास किया जाए, बच्चों के अंदर निर्णय शक्ति का विकास किया जाए। इन सब चीजों के द्वारा राष्ट्र को आधुनिकीकरण कर सकते हैं। मतलब रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर नए विचारधारा या प्रगतिशील विचारधारा या आधुनिक विचारधारा को हम अपना सकते हैं। जब हमारा स्तर शिक्षा का उच्च होगा, हमारे अंदर स्वतंत्र चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास होगा, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, उसको हम इस तरह से करते हैं। अब शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास है। सभी शिक्षण संस्थाओं में ये शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। मतलब सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य कर दिया है। प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियों के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दी जाए, या मूल्य के बारे में रोचक कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताया जाए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक छात्रों के मध्य, टीचर के मध्य, छात्रों के मध्य मूल्यों, नैतिक एवं आध्यात्मिक के ऊपर विचार विमर्श तथा उच्च स्तर पर मूल्य को सुदृढ़ीकरण किया जाए। उसको सेमिनार के माध्यम से और चीजों के माध्यम से क्या किया जाए? मूल्यों को सुदृढ़ीकरण। तो इस तरह से हम सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो अब हम पंचसूत्री कार्यक्रम, शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। 3 होगा शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। ये पांच आप इसको याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया शिक्षा के पंचसूत्री कार्यक्रम। पंचसूत्री कार्यक्रम के बाद ये शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर्गत था। इसके बाद शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव उन्होंने दिए थे। ये जानना हमारे लिए थोड़ा जरूरी है कि शिक्षा की संरचना कैसे, हर स्तर पर शिक्षा की कितने अवधि की हो, ये जानना जरूरी है। तो संरचना संबंधी सुझाव हम जान ले। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष की अवधि में उन्होंने बताई। कितना? 1 से 3 वर्ष की अवधि। प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि, या ध्यान रखिएगा यहाँ प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि बताई है, और कक्षा 1 में प्रवेश की अवधि 6 वर्ष बताई है। कितने वर्ष है? 6 वर्ष। 1 में प्रवेश,
आयु 6 वर्ष। कितने वर्ष बताइए? कक्षा 1 में प्रवेश आयु 6 वर्ष बताइए। जो फिलहाल इस समय 5 वर्ष हो गई, ऊपर की 5 वर्ष की आयु अगर बालक पूरा कर ले रहा है तो कक्षा 1 में प्रवेश कर सकता है। उस समय कोठारी कमीशन ने इसको 6 वर्ष बताया था। 6 वर्ष चला भी बहुत, फिलहाल वर्तमान समय में 5 वर्ष हो गया। ध्यान रखिए, 4 से 5 वर्ष इसलिए कहा, इसलिए उच्च प्राथमिक को 4 या 3 वर्ष। अगर यहाँ 4 वर्ष है तो ये 4 वर्ष का होगा, यहाँ 5 वर्ष है तो ये 3 वर्ष का होगा। ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग में तय होगा 4 या 5 वर्ष के बाद। अगर 5 वर्ष के बाद है तो 3 वर्ष के होगी, ये 4 वर्ष के बाद है तो ये भी 4 वर्ष के होगी। उच्च प्राथमिक फिलहाल किसी को माना गया है 5 वर्ष और 3 वर्ष किया गया है, समझ चलिए आप ही जान रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग के लिए 2 वर्ष और व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 या 3 वर्ष, आप ही जानते हैं। इस समय यही चल रहा है, सामान्य वर्ग के लिए 2 वर्ष और माध्यमिक और व्यावसायिक जो शिक्षा लेते हैं उनके लिए 3 से 4 वर्ष, 2 या 3 वर्ष होता है। माध्यमिक मतलब होता है 9th और 10th। ध्यान रखिए, उच्च माध्यमिक 11 12। इसमें सामान्य वर्ग के लिए वही 2 वर्ष, व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 या 3 वर्ष बताया होना चाहिए। स्नातक शिक्षा जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, ग्रेजुएशन, कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग इन सबके लिए 3 वर्ष। अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल करते हैं तो 3 से 4 वर्ष, आप भी जान रहे हैं 4 वर्ष है, 3 वर्ष है। परास्नातक सभी वर्ग के लिए 2 से 3 वर्ष, इस समय आप जान रहे हैं 2 वर्ष है। सभी प्रकार की शिक्षा के लिए 2 वर्ष है परास्नातक। अनुसंधान कार्य 2 से 3 वर्ष, यानी अनुसंधान कार्य भी इस समय 2 वर्ष का, मिनिमम मैक्सिमम 5 वर्षों तक चल रहा है। तो ये सारी शिक्षा का संरचना प्रत्येक स्तर पर कितने वर्षों की होनी चाहिए ये बताएं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम विद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए उसका अध्ययन करेंगे। ओनली विद्यालय शिक्षा के संबंध में सुझाव का ही अध्ययन करेंगे और चीजों के सुझाव का अध्ययन नहीं करेंगे कि उच्च स्तर शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा और बहुत सारे, मतलब कहने मतलब कोठारी आयोग में हर एक क्षेत्र शिक्षा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसके संबंध में इन्होंने अपने सुझाव नहीं दिए हैं। लेकिन हमारा पर्पज जो है, हमारे जो सिलेबस कहता है वो विद्यालय शिक्षा तक की बात करता है। तो विद्यालय शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग के क्या सुझाव है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे और बस वही डिस्कस करेंगे और आगे का नहीं करेंगे कोठारी आयोग। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जिसने ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले तथा अपने यार दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब के लिए करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।